दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के त्वरित रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का त्वरित रिवीजन। पहला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था से मिलती है क्योंकि दोनों में कुछ समानताएं हैं। तो आपको बताना है कि वो समानताएं कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संघीय व्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में जो समानताएं हैं वो ये हैं कि यहाँ पर अधिकारों का बंटवारा है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के बीच किसी विवाद में निर्णायक का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संघीय व्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में अधिकारों का बंटवारा है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के बीच किसी विवाद में निर्णायक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संघात्मक राज्य के केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा। तो याद रखिएगा, संघात्मक राज्य के अंतर्गत केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है। इसमें परिवर्तन संविधान संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। याद रखिएगा, संघात्मक यानी फेडरल गवर्नमेंट में सत्ता का बंटवारा होता है। एकात्मक शासन में केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां होती हैं। संघात्मक शासन के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें सत्ता का विभाजन होता है, लिखित संविधान होता है, द्विसदनी विधायिका और स्वतंत्र न्यायपालिका की उपस्थिति होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संघवाद बल देता है किस पर। तो भारतीय संघवाद राष्ट्र की एकता पर बल देता है। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिन सिद्धांतों के आधार पर परिचालित होती है वो कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस सिद्धांत के आधार पर परिचालित होती है। तो सही उत्तर है शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर। दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण होता है। इसका कार्यकाल निश्चित होता है, एकल कार्यपालिका होती है और राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति विधायिका का अंग नहीं होता है और राष्ट्रपति विधानमंडल को समय से पहले भंग नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है उसका निश्चित कार्यकाल होता है। और राष्ट्रपतीय शासन या अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य कौन से होते हैं या क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति यहाँ पर व्यवस्थापिका पर निर्भर नहीं करता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होते हैं। और आप जान लीजिए कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है। ये आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न या महत्वपूर्ण तत्व है। तो सही उत्तर है कार्यपालिका विधायिका का विलयन या कार्यपालिका विधायिका का एक दूसरे से संबंधित होना। आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका अलग अलग होते हैं, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका का आपस में विलयन होता है। और आप जान लीजिए कि इसमें यानी संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है।
तो यही आधार है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंध है। संसदात्मक सरकार में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित होते हैं और आप जान लीजिए कि इसमें जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इसमें कोई संबंध नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उसके पास देखने को आंखें हैं, सुनने के लिए कान है किंतु बोलने के लिए जिह्वा या वाणी नहीं है। ये कथन किस पर लागू होता है? तो सही उत्तर है कामन्स सभा के अध्यक्ष या स्पीकर पर ये कथन लागू होता है। उसके पास देखने को आंखें हैं और सुनने के लिए कान है किंतु बोलने के लिए जिह्वा या वाणी नहीं है। ये कथन कामन्स सभा के स्पीकर पर लागू होता है। अगला प्रश्न है किस कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है? किस कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों की अभिवृद्धि यानी बढ़ोतरी में योगदान दिया है? तो उत्तर है एक सुसंगठित दलीय व्यवस्था या एक व्यवस्थित पार्टी सिस्टम का आविर्भाव। इसने संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि में योगदान दिया है। अगला प्रश्न, इसको कई बार हमने देखा है, पढ़ा है और इसको इसलिए इस वीडियो में हमने शामिल किया है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक कथन है, पूछा गया है कि ये किसने कहा है? संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और इसे सदैव जीवंत रखती है। ये कथन किसका है? तो ये लॉर्ड ब्राइस का कथन है। अगला प्रश्न है किसने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक के रूप में परिभाषित किया है? क्वासी फेडरल या अर्ध संघात्मक? किसने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक के रूप में परिभाषित किया है? तो सही उत्तर है के.सी. वियर ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। के.सी. वियर ने भारतीय संविधान की विशेषता को दर्शाते हुए इसे अर्ध संघात्मक की श्रेणी में रखा है। एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। ये कथन किसका है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो सही उत्तर है ये डायसी के द्वारा दी गई परिभाषा है। आप जानते हैं एकात्मक या यूनिटरी गवर्नमेंट में केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां होती हैं, यानी एकात्मक शासन में सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। एकात्मक शासन में संविधान लिखित या अलिखित दोनों हो सकता है और स्थानीय सरकारें यहाँ पर केंद्र की एजेंट होती हैं और उनके पास केंद्र सरकार के द्वारा जो दी गई शक्तियाँ हैं उनकी शक्तियाँ होती हैं। और एकात्मक सरकार में पूरे देश में एक ही कानून और नीति होती है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई करने की शक्ति एकात्मक शासन में होती है। तो ये परिभाषा एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। ये परिभाषा डायसी ने दिया है। अगला प्रश्न है कठोर संविधान क्या होता है या कठोर संविधान क्या है? तो सही उत्तर है कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से इतर संशोधन होता है, यानी विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से जिसका संशोधन नहीं हो सकता, किसी विशिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाए, उसे कठोर संविधान कहा जाता है। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कठोर संविधान की विशेषता वो है जो विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार किसे भारत का महावृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी उदारवादी राजनीतिक चिंतक और विचारक थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है
और उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार भारत का महावृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि कौन सी विधि बोंदा द्वारा संप्रभुता की मर्यादा के रूप में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त नहीं है, आपको बताना है। तो ये है संप्रभु संबंधी कानून या संवैधानिक कानून। याद रखिएगा, बोंदा के द्वारा संप्रभुता की मर्यादा के रूप में संवैधानिक कानून स्पष्ट रूप से प्रयुक्त नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस आंदोलन ने यूरोप में संवैधानिक सरकार के विकास में योगदान दिया। तो ये था कांसिलियर मूवमेंट या परिषदीय आंदोलन। यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, कांसिलियर मूवमेंट या परिषदीय आंदोलन, इसने यूरोप में संवैधानिक सरकार के विकास में योगदान दिया है। कांसिलियर मूवमेंट या परिषदीय आंदोलन 14वीं-15वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक आंदोलन जो है, रोमन कैथोलिक चर्च में एक ईसाई धर्म सुधार आंदोलन था। अगर आप परिषदीय आंदोलन पढ़ेंगे तो ये 14वीं और 15वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च में एक ईसाई सुधार आंदोलन था। ये आंदोलन पश्चिमी यूरोप में हुआ था और इस आंदोलन का मानना था कि आध्यात्मिक मामलों में अंतिम अधिकार चर्च के पास है, न कि पोप के पास। और कांसिलियर मूवमेंट दोस्तों, ये रोम और एविग्नान में प्रतिद्वंद्वी पोपों के बीच पश्चिमी विवाद के जवाब में उभरा था। और कांस्टेंस की परिषद 1414 से 1418 ने पोप के सिंहासन के 3 दावेदारों को पदच्युत करने के लिए इस सिद्धांत का आह्वान किया था। तो याद रखिएगा, कांसिलियर मूवमेंट या परिषदीय आंदोलन 14वीं और 15वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च में एक ईसाई धर्म सुधार आंदोलन था और ये पश्चिमी यूरोप में हुआ था। इस आंदोलन ने यूरोप में संवैधानिक सरकार के विकास में योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद विशेष रूप से किस पर बल देता है। तो ये राष्ट्र की एकता पर बल देता है। संघात्मक सरकार एक कमज़ोर सरकार है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संघात्मक सरकार को कमज़ोर सरकार इस आधार पर कह सकते हैं कि ये राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती है। देखिए, संघात्मक सरकार में आप जानते हैं इसके लक्षणों में कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और इसमें संघात्मक शासन में आमतौर पर एक लिखित संविधान होता है जो शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो शासन की संविधान की व्याख्या करती है और विवादों का निपटारा करती है। और इसमें दोहरी शासन प्रणाली होती है, यानी केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी शासन प्रणाली होती है। लेकिन दोस्तों, आप जान लीजिए कि ये राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण इसलिए नहीं करता है क्योंकि संघात्मक शासन में शक्तियां केंद्र में निहित न होकर क्षेत्रीय सरकारों में वितरित होती हैं। हालांकि इन शक्तियों का स्रोत भी संविधान ही होता है, लेकिन संघात्मक सरकार को कमज़ोर सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती है। इसके पक्ष में ये तर्क दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किस तरह से संभव है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, कांग्रेस द्वारा संबंधित राज्यों की सहमति से संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ व्यवस्था में जो है एक नए राज्य का निर्माण संभव हो सकता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक प्रणाली आधारित है किस पर। तो आप जानते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता या आधार भी शक्तियों का पृथक्करण है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक सरकार किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती। तो उत्तर है राजनीतिक दलों के या पॉलिटिकल पार्टीज के। दोस्तों, संसदीय सरकार में राजनीतिक दल अनिवार्य घटक होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि संसदात्मक सरकार ये राजनीतिक दलों के अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, किसने दल विहीन लोकतंत्र यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी का विचार प्रतिपादित किया था। तो सही उत्तर जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र या दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। जयप्रकाश नारायण को जेपी या लोकनायक के नाम से जाना जाता है।
वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। और आप जान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण का मानना था कि दल विहीन लोकतंत्र में चुनाव दल के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत आधार पर लड़ा जाएगा। दल विहीन लोकतंत्र का प्रतिपादन M.N. राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने किया था। और आप जान लीजिए कि दल विहीन लोकतंत्र का व्यवस्थित समर्थन जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। जयप्रकाश नारायण भारत में दल विहीन लोकतंत्र के प्रस्ताव इन्होंने रखा और इनको लोकनायक या जेपी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका की सरकार से। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? तो ये है कनाडा का संविधान। याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियां जो है कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? तो कनाडा का संविधान है। आपको बताना है कि अमेरिका और भारत के संविधान में या अमेरिका और भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं। आपके लिए ये एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको बताना है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, ये किसने कहा है? तो सही उत्तर है हर्बर्ट मॉरिसन। हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र का मूल्य या कीमत है। उन्होंने नौकरशाही की योग्यता को उजागर करने के लिए ये बात कही थी। आप जानते हैं कि नौकरशाही एक प्रबंधन प्रणाली है, ये सरकार के दिन प्रतिदिन के कामकाज को संभालती है। नौकरशाही सरकारी प्रशासन को कुशल, तर्कसंगत, निष्पक्ष और सुसंगत बनाती है। नौकरशाही में नियम, मानकीकृत प्रक्रिया, श्रम का स्पष्ट विभाजन, औपचारिक पदानुक्रम और कर्मचारियों के बीच जो है अवैयक्तिक बातचीत होती है। और नौकरशाही की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये सरकारी संचालन को निष्पक्ष और पूर्वानुमानित बनाने के लिए विशिष्ट उदाहरणों पर सामान्य नियमों को लागू करती है। तो ये कथन है नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, ये हर्बर्ट मॉरिसन का कथन है। और नौकरशाही के बारे में सबसे पहले स्पष्ट जो अध्ययन जो है ये मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, शुम्पीटर और रॉबर्ट डहेल के द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति क्या है? तो सही उत्तर है शुम्पीटर और डहेल के द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति उपयोगिताओं का एक उपभोक्ता है। अगला है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है किस पर? तो सही उत्तर सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के पृथक्करण में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमने कई बार इस पर चर्चा किया है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मूल आधार सरकार के विभिन्न अंगों यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का पृथक्करण है। अगला प्रश्न है कि ये कथन किसका है? आपको बताना है ये कथन किसका है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। तो सही उत्तर है डी टाकविले। डी टाकविले का कहना है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा कि वो राष्ट्रीय एकता और सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक यंत्र है? तो ये A.V. डायसी का कथन है। याद रखिएगा, A.V. डायसी ने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा कि वो राष्ट्रीय एकता और सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का राजनीतिक यंत्र है। अगला प्रश्न है, कौन सा संसदात्मक सरकार का सही अर्थ है? तो संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसको उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संसदात्मक सरकार का सही अर्थ है जहां पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है, संघात्मक सरकार का आधार क्या है? तो सही उत्तर है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, ये संघात्मक सरकार का मुख्य आधार है। दोस्तों, संघात्मक सरकार में केंद्र सरकार और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है और संविधान के द्वारा शासन के 2 स्तरों का निर्माण किया जाता है।
संघीय व्यवस्था में विधायी अधिकारों का विकेंद्रीकरण होता है और संघीय व्यवस्था में संतुलन और संतुलन की संरचनाएं होती हैं। संघीय व्यवस्था में शक्ति साझाकरण की संरचनाएं होती हैं और इसमें कोशिश ये किया जाता है कि संसाधनों और अवसरों का समान वितरण किया जाए। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो न्यायपालिका यानी जुडिशियरी को। जब हम संघात्मक शासन के लक्षण पढ़ते हैं तो इसमें आता है कि संघात्मक शासन ऐसा होता है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों या केंद्र और इकाइयों के बीच होता है। इसमें एक लिखित संविधान होता है जो शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करता है और इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संविधान की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र न्यायपालिका को माना जाता है जो केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों के बंटवारे में हुए जो भी कोई समस्याएं आती हैं उसमें संतुलन या व्यवस्था स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशा क्या है? तो द्विदलीय व्यवस्था का होना ये संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि संसदीय शासन में दलों का होना अनिवार्य है। अगला है कि संघ राज्य पद्धति का सार है कि ये केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो सही उत्तर है उसे सहकारी संघ व्यवस्था कहा जाएगा। संघ राज्य पद्धति का सार है कि ये केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघीय व्यवस्था है तो उसे सहकारी संघ व्यवस्था कहा जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किस तरह से संभव हो सकता है? तो सही उत्तर आप जानते हैं कि कांग्रेस द्वारा संबंधित राज्यों की सहमति से वहाँ पर अमेरिका की संघ व्यवस्था में एक नए राज्य का निर्माण संभव है। अगला प्रश्न है, संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता है? तो उत्तर है संविधान रीति रिवाज, परंपरा, प्रचलन, न्यायिक निर्णय और विभिन्न समयों पर निर्मित संविधान के विभिन्न नियम अधिनियमों को अपनाता है। अगला प्रश्न है, कठोर संविधान किसे कहते हैं? तो कठोर संविधान वह है जिसमें सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से संशोधन नहीं होता है, उसे कठोर संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एकात्मक व्यवस्था को अच्छा माना जाता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है एकात्मक व्यवस्था अच्छी है क्योंकि इसमें नियंत्रण के लिए एक केंद्र होता है और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो त्वरित रूप से लिए जाते हैं क्योंकि केंद्रीय सत्ता के द्वारा सभी निर्णय लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द फेडरलिज्म ये फोएडस से लिया गया है। शब्द फेडरलिज्म फोएडस से ग्रहण किया गया है। ये किस भाषा का शब्द है? तो सही उत्तर है लैटिन भाषा। यहाँ पर देखिए मैं नोट कर दे रहा हूँ, शब्द फेडरलिज्म ये फोएडस से लिया गया है। इसका अर्थ होता है संधि समझौता और संघवाद ऐसी सरकार है जिसमें देश के सरकार को कम से कम 2 स्तरों में विभाजित किया जाता है और इन स्तरों पर सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। तो फेडरलिज्म जो इंग्लिश शब्द है वो फोएडस से लिया गया है, फोएडस, और इसका अर्थ होता है संधि या समझौता। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो ये मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल। अगला है कि कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो संसदात्मक सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है और यहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसके कारण इसे उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उत्तर है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध। इसी आधार पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों में वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष क्या है?
तो याद रखिएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय या संबंध नहीं होता है। यही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष है। अगला प्रश्न है, जनतंत्री व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायित्व यानी जवाबदेही के बिना नहीं कर सकता। किसने अपनी पुस्तक में ये बात कही है? तो उत्तर है H.J. लास्की। हेराल्ड जोसेफ लास्की ने अपनी पुस्तक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड में ये कहा है कि जनतंत्री व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग जवाबदेही या उत्तरदायित्व के बिना नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है किसके प्रति? तो सही उत्तर है, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल जो है ये मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। आप जानते हैं, विधायिका के प्रति संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, प्रश्न ये है कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है विधायिका के प्रति और संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है। इसका अभिप्राय क्या है? तो उत्तर है कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्रवाई से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने राजनीति विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्विक रिवीजन के अंतर्गत शामिल किया जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।